हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, और 10th क्लास के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है बेटा ये। ओके, और 14 तारीख के बेटा, 14 तारीख को क्या मनाते हैं हम, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। और आज हम कर रहे हैं बेटा जैव प्रक्रम, हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। आज इसी चैप्टर से रिलेटेड बेटा हम सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से जानेंगे। अगर आपने अच्छे से रिवाइज की होगी तो आपको भी याद होंगे वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण जिस कोशिका अंग में होता है वह क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण बेटा कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, गोल्जी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर क्लोरोप्लास्ट में? तो बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या भूमिका है? तो पाचन जो प्रक्रिया है बेटा, उसमें ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, और ये अमाशय के अंदर होता है। अमाशय के नहीं, सॉरी, ये हमारा कहाँ पर आता है? छोटी आंत के अंदर आता है। ठीक है, उसमें तो अमाशय में तो पेप्सिन होता है। ओके, अब बेटा नेक्स्ट है थर्ड, श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है? तो बेटा श्वसन प्रक्रिया में आपने पढ़ा था कि एटीपी किस तरीके से बनता है। इसमें एडिनो डाइफॉस्फेट होता है, उसके साथ एक और जो एटम है, मॉलिक्यूल है, वो फॉस्फेट का मिलता है, और फिर क्या बनता है हमारे पास? ये बन जाता है। इस तरीके से इसके साथ अटैच होके हमें देता है ये एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आप इसको प्रॉपर तरीके से अपनी उस वाली वर्कशीट से कर सकते हो। 24 नंबर की है आई थिंक वो। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा, अवायवीय श्वसन होता है। तो अवायवीय श्वसन किसके अंदर होता है? जीवाणु के अंदर होता है, मानव मांसपेशियों के अंदर होता है, या यीस्ट के अंदर होता है, या उपयुक्त सभी? तो बेटा ये उपयुक्त सभी के अंदर होता है। ठीक है, अवायवीय। अब बेटा नेक्स्ट क्या है कि उत्सर्जी तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जी तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है बेटा? बोमन संपुट, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, या वृक्क? तो क्या है बेटा? हमने अभी पढ़ी थी नेफ्रॉन, इसकी क्या है? कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि रक्त कणिकाएं जो चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, उपयुक्त सभी, या प्लेटलेट्स? तो उनको बोलते हैं बेटा प्लेटलेट्स। ठीक है, वो क्या करती हैं? थक्का जमाने का कार्य करती है। जब कहीं पर चोट लग जाती है तो और रक्त को रोकने का कार्य करती है बहने से। ठीक है, तो ये थी। अब 7वां क्वेश्चन क्या है बेटा? आपका 7वां क्वेश्चन है, वाक्य पूर्ण कीजिए। लसिका रुधिर के डैश के समान होती है। तो बेटा ये रुधिर के किसके समान होती है? प्लेज्मा। ठीक है, ये प्लेज्मा आएगा, ये तो ठीक है, ये हटा देना। तो प्लेज्मा के तरीके की होती है, लेकिन यह कैसी होती है? रंगहीन होती है। ओके, और इसमें अल्प मात्रा में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका 7वां। और 8वां क्या है? यदि किसी पौधे से जाइलम निकाल दिया जाए तो उस पौधे का क्या होगा? तो अगर ऐसा कर देंगे तो बेटा क्या होगा? तो यदि किसी पौधे से जाइलम को निकाल दिया जाए तो उस पौधे में जल एवं खनिज लवण का अवशोषण नहीं हो पाएगा, जिससे पौधे में पानी की कमी होने के कारण वह सूख जाएगा और कुछ दिन बाद मृत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके, और ना ही उसमें प्रकाश संश्लेषण हो पाएगी, ना वाष्पोत्सर्जन, तो कुछ भी प्रक्रिया नहीं होगी, वो सूख के और खराब हो जाएगा पेड़। ठीक है, अब आपका 10th क्वेश्चन क्या है बेटा कि अभिकथन ए क्या है? रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कारण गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। दूसरा ये है, तो क्या बोला गया है कि जो एक कथन, तो ये बोला गया है कि जो रंध्र होते हैं वो पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं और वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो सही है बेटा ये बात। दूसरा, गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, कि ए और बी, ठीक है, दोनों सही हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये तो था आपका फर्स्ट, जो मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब आपके आते हैं थोड़े से बड़े, ये आई थिंक कह लो 1 और 2 नंबर में आते हैं जो। तो एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने के कुछ समय के पश्चात मीठा क्यों लगने लगता है? तो ऐसा क्यों होता है बेटा? तो ऐसा इसलिए होता है कि एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने के कुछ समय पश्चात मीठा हो जाता है, क्योंकि ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और मुंह में उपस्थित, ये हटा देना, मुंह में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम उसको शर्करा यानी कि शुगर में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण ब्रेड का टुकड़ा चबाने के बाद हमें मीठा लगने लगता है। तो आप ये लिख दोगे इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा
मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है और इसके क्या कार्य हैं। तो बेटा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपने इसी चैप्टर में पढ़ा था। तो मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत, लीवर, ठीक है, जो पित्त रस का स्त्राव करती है। पित्त रस छोटी आंत में, ठीक है, यहाँ पे आंत लगा लेना, डॉट लगा लेना, छोटी आंत में भोजन के माध्यम को, अक्षार्य आएगा बेटा ये, ठीक है, यहाँ पे लिख लोगे आप अक्षार्य, अक्षार्य करने में मदद करता है और वसा का पाचन करता है। क्योंकि क्या होता है बेटा, जो अमाशय के अंदर क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो उसको अम्लीय बना देता है भोजन को, और जब वो क्षुद्रांत के अंदर आता है तो वो अम्लीय होता है। तो उसके माध्यम को अक्षार्य बनाने के लिए क्या करता है, ये पित्तरस मदद करता है, ठीक है, और साथ में वसा का भी क्या करता है, पाचन करता है। अब प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में होने वाली 3 घटनाओं की सूची बनाइए। तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, 3, ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा था बेटा। तो क्या थी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुख्यतः 3 घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन, ठीक है। और तीसरी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन। तो ये डिटेल में बेटा क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि लिखने का तरीका क्या होगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझना है तो आप वो देख लेना वीडियोज़ को। नेक्स्ट है बेटा, दीर्घ रोम के क्या कार्य हैं। तो दीर्घ रोम के क्या कार्य हैं बेटा, दीर्घ रोम भी हम पढ़ चुके थे डिटेल में ही। तो दीर्घ रोम में क्या लिखोगे, दीर्घ रोम छोटी आंत क्षुद्रांत में पाई जाने वाली अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह प्रदान करती हैं। इनके अंदर रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, ठीक है, मतलब कि जिनमें रक्त बहता है, तो जो अवशोषित भोजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देती हैं। और रक्त वाहिकाएं जो क्या है, शरीर के सभी भागों तक जाती है, तो वो क्या करती हैं, यहाँ से सभी पाचक रस जो होते हैं उनको शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचा देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि मरीदित पौधों में रंध्र दिन में बंद होते हैं, ठीक है, यानी कि मरुस्थलीय बोल लो। व्याख्या कीजिए कि ये पौधे कब और किस प्रकार से CO2 को ग्रहण करते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, इन पौधों के अंदर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इन पौधों में दिन के समय रंध्र बंद रहते हैं क्योंकि वहाँ पर अधिक गर्मी होती है, और जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है और पानी की कमी होने का खतरा होता है। अतः वह अपना भोजन बनाने के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड को रात के समय ही कोशिकाओं में एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है, और दिन के समय क्या करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट आपको नीचे दिया गया है कि दिए गए निर्देशों के अनुसार इस फ्लो चार्ट को पूरा कीजिए। तो जो आपको ये फ्लो चार्ट दिया, इसमें क्या बोला है कि अमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ, तो जो अमाशय की भित्तियों में जठर ग्रंथियाँ होती हैं उनसे कुछ स्त्राव होते हैं, हमने पढ़े थे पाचन वाले में 3 तरीके के रस स्त्रावित होते, जो कि क्या है, एक क्या बेटा HCl है, दूसरा क्या था श्लेष्मा, और तीसरा क्या था पेप्सिन। तो HCl क्या करता है बेटा, कार्य क्या, यह अमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है जो प्रोटीन को पचाने में पेप्सिन की सहायता करता है, ठीक है। दूसरा पेप्सिन क्या करता है बेटा, प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। और श्लेष्मा जो होता है वो क्या करता है बेटा, यह अमाशय की अंदरूनी परत को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से बचाता है, ठीक है, मतलब अम्ल क्या करता है, उसको तोड़ सकता है, खराब कर सकता है, तो उससे उसकी रक्षा करता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम होता है ना अमाशय के अंदर, इस वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि मानव में दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं। तो दोहरे परिसंचरण का मतलब क्या है बेटा, हम इसको भी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होता है, मानव में दोहरा परिसंचरण का मतलब वही रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, एक बार ऑक्सीजनित और दूसरी बार विऑक्सीजनित रक्त के रूप में, ठीक है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। विऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में इकट्ठा किया जाता है, और जब दायां अलिंद सिकुड़ता है तो यह दाएं निलय में चला जाता है, मतलब अलिंद ऊपर होता है, निलय नीचे होता है, फिर अलिंद ऊपर, बायां अलिंद ऊपर और बायां निलय नीचे, ठीक है। तो जब दायां निलय सिकुड़ता है तो यह विऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुस धमनी, मतलब कि जो फेफड़ों की धमनियाँ होती हैं, ठीक है, तो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। फिर उसके बाद ये रक्त क्या करता है, ऑक्सीजनित होकर फुफ्फुस सिराओं से, देखो धमनी से तो क्या हुआ था, विऑक्सीजनित गया था फेफड़ों में, अब फेफड़ों की सिराओं से क्या होगा, ऑक्सीजनित रक्त वापस से क्या होएगा, हृदय में बाएं अलिंद में आ जाता है, फिर वहाँ से बायां अलिंद सिकुड़ता है तो ये बाएं निलय में पहुँच जाता है ऑक्सीजनित रक्त, और जहाँ से क्या होता है, फिर
यह रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी के माध्यम से वितरित कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार किस नहीं आएगा, इस प्रकार आएगा। इस प्रकार वही रक्त हृदय से एक चक्र में 2 बार गुजरता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसको आप दोबारा से पढ़ोगे ध्यान से तो आपको सारा समझ आ जाएगा, साथ में डायग्राम भी देखोगे तो। ठीक है, तो ये तो था आपका दोहरा परिसंचरण। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि धमनी और सिरा में विभेद कीजिए। ठीक है, तो ये भी बेटा हम पढ़ चुके हैं। जो इसमें तुम क्या लिखोगे, इसमें तुम लिखोगे कि जो ये डिफरेंस किए थे ना आपने वर्कशीट में अपनी, तो इसमें लिखोगे यह वितरण वाहिका है, यह संग्रहण वाहिका है। ठीक है, और ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है धमनी, और ये विऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है। ठीक है, बस इसमें क्या, इस वाली को छोड़कर फुफ्फुसीय सिरा को, और इसमें फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या लिखोगे बेटा कि धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है और इसकी भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। क्यों? क्योंकि हृदय में रुधिर उच्च दाब से निकलता है और इसमें वोल्व नहीं होते, और इसमें एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसमें वोल्व होते हैं। ठीक है, यह सतही नहीं होती, उसके नीचे पाई जाती है। ठीक है, उत्तकों के नीचे पाई जाती है, जबकि ये सतही होती है, मतलब हमें स्किन में दिखाई दे जाती है। ओके, तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थों के ऊपरमुखी वहन में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार सहायक है। तो पौधों के अंदर होता है ऊपरमुखी वहन, ठीक है, पदार्थों का, तो उसमें कैसे सहायक होता है वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि पादपों में ऊपरमुखी, ठीक है, ऊपरमुखी सही कर लेना, ये टाइप नहीं हो पाया, वहन आएगा यहाँ। ठीक है, वहन में वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण के अवशोषण में सहायता करता है। दिन के समय जब यह पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन होता है तो पौधे के अंदर एक चूसन बल उत्पन्न होता है, जो पौधों में एक ऊपर की तरफ खिंचाव उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा जल और खनिज लवण पौधे में ऊपर की तरफ अवशोषित हो जाते हैं और सभी भागों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये लिख दोगे आप। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि मानव वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो बेटा आपको कैसे इसका निर्माण होता है ये आपने पूरी प्रक्रिया अपनी वर्कशीट में पढ़ी थी, इस वाले हिस्से में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था मूत्र का निर्माण, जिसमें 5 पॉइंट थे, आपको वो 5 पॉइंट लिखने, फिर मूत्र का निष्कासन था तो वो नहीं लिखना, ये वाला आपको लिख देना है। ठीक है, शायद आपकी ये वर्कशीट नंबर 30 में ही है, जो लास्ट वाली थी, तो वो लिख देना। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पर आपको बड़े क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ठीक है, मानव हृदय के व्यवस्थात्मक काठ दृश्य का चित्र बनाकर उस पर नामांकित कीजिए फुफ्फुस धमनी, बायां अलिंद, महाशिरा, बायां निलय, महाधमनी, फुफ्फुस शिरा। तो ये सभी भागों को आपको वहाँ पर दर्शाना है हृदय का चित्र बनाकर, तो वो बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कि मछलियों में रुधिर परिसंचरण मानव के रुधिर परिसंचरण से भिन्न होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये कैसे भिन्न होता है, तो इसमें बेटा आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे, देखो ये वाला लिखोगे आप इसमें कि मानव में रुधिर परिसंचरण दोहरे परिसंचरण की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है, हमने अभी पढ़ा था, यानी कि रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, जबकि मछलियों में क्या होता है, रक्त परिसंचरण एकल परिसंचरण द्वारा होता है। ठीक है, रुधिर परिसंचरण एकल परिसंचरण प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें रक्त केवल एक ही बार हृदय से गुजरता है। इसमें मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, इसलिए मानव के हृदय में 4 होते हैं और मछलियों के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, क्योंकि उनके में क्या होती है बेटा, ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो आपस में मिक्स भी हो जाते हैं, तो वो सहन कर लेते हैं, जबकि हम ये सहन नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर इन अंगों को अंकित कीजिए। कौन कौन से, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ठीक है, इनको आपको चित्रित कर देना। अब पूछा है बी पार्ट में, प्रत्येक नामांकित अंगों का एक कार्य भी लिखना है आपको। तो कार्य क्या है बेटा, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, तो आप ये वाले डायग्राम बना दोगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसमें आपके कार्य बताए गए हैं, तो उनको आप अलग से लिख दोगे पॉइंट करके। ठीक है, और ये डायग्राम बना दोगे। अब नेक्स्ट है बेटा कि लास्ट क्वेश्चन है और आपका ये कि जलीय जीवों और स्थलीय जीवों की सांस लेने की दरों में अंतर क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। तो जो जलीय जीव होते हैं और जो स्थलीय जीव होते हैं, उनके सांस लेने की जो दर होती है वो अलग अलग क्यों होती है। तो वो बेटा अलग इसलिए होती है, जलीय जीवों और स्थलीय जीवों में सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर इसलिए होता है,
ठीक है, क्योंकि जलीय जीव जल में घुलनशील ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जबकि स्थलीय जीव वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलय या घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है। इसलिए स्थलीय जंतुओं को तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अधिक मात्रा होती है वायु में, ठीक है। और जबकि क्या होता है, जलीय जंतुओं को आवश्यक ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, या आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन लिख दोगे। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे डिटेल में और कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा इस वीडियो में अपना इतना ही टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट जो होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो इनको अच्छे से कर लेना बेटा। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।